साल 1993, 12 मार्च, दोपहर के लगभग 1:30, मुंबई शहर का दिल, जहां अचानक एक के बाद एक धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धुएं से भरी सड़कों, टूटे हुए शीशों और भागती हुई भीड़ के बीच एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जो धीरे धीरे डर, शक्ति और रहस्य का पर्याय बनने वाला था। वो नाम था दाऊद इब्राहिम। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन धमाकों की नहीं थी, बल्कि उस साए की थी जो इससे बहुत पहले ही मुंबई की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका था। साल 1970 के दशक में, जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अभी अपने शुरुआती दौर में था, तब एक साधारण परिवार से आया ये युवक धीरे धीरे अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। उसके पिता पुलिस में थे, लेकिन उसका रास्ता कानून से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। छोटी मोटी तस्करी, फिर गिरोह बनाना और फिर शहर की कई हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाना, ये सब बहुत तेजी से हुआ। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास और उसकी पहुंच दोनों बढ़ती गई। जल्द ही वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का केंद्र बन गया। समय के साथ मुंबई का अंडरवर्ल्ड कई हिस्सों में बंट गया। हर गिरोह अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था, और इसी संघर्ष के बीच एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा था जो बाकी सभी से अलग था। ये नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें व्यापार, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी शामिल थे। धीरे धीरे ये नेटवर्क एक संगठन में बदल गया, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। इस संगठन की खास बात यह थी कि इसका संचालन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति और डर के संतुलन से किया जाता था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यह नेटवर्क भारत की सीमाओं के बाहर फैलने लगा। दुबई, कराची और कई अन्य शहर, ये सब उस साए के नए ठिकाने बनते जा रहे थे। खासकर कराची, जहां से पूरे नेटवर्क को एक नई दिशा मिल रही थी। वहीं से फैसले लिए जाते थे, वहीं से आदेश निकलते थे, और वहीं से उन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। इस पूरे खेल में कई बार ऐसी शक्तियों का भी जिक्र सामने आया जो सीधे तौर पर सामने नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे से इस नेटवर्क को सहारा दे रही थी। 1993 के धमाकों के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। भारत की खुफिया एजेंसियां, जिनमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी शामिल थी, अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। लक्ष्य साफ था, इस नेटवर्क को तोड़ना और उसके सबसे बड़े चेहरे तक पहुंचना। लेकिन यह उतना आसान नहीं था, क्योंकि अब वो व्यक्ति किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसा साया बन चुका था जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी, लेकिन जिसे देख पाना लगभग असंभव था। कराची की उन्हीं गलियों में जहां हर चेहरा एक रहस्य हो सकता था, वह साया अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहा था। हर सूचना, हर संपर्क और हर गतिविधि को बेहद सावधानी से नियंत्रित किया जाता था। उसके आसपास सुरक्षा का ऐसा घेरा था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद भारत की एजेंसियां लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। कई बार उसके करीब पहुंचने की कोशिश की गई, कई बार उसके नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता था। समय के साथ यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की बन गई जो कानून, सीमा और पहचान से परे काम करता था। इस सिस्टम में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन असली नियंत्रण हमेशा उसी एक साए के पास था। यही वजह थी कि सालों बीत जाने के बाद भी उसका नाम आज भी उतना ही खतरनाक माना जाता है। और फिर धीरे धीरे वह साया और भी गहरा होता गया। सार्वजनिक जीवन से दूरी, बेहद सीमित संपर्क और पूरी तरह से नियंत्रित गतिविधियां, थारब, यह सब उसे और भी रहस्यमयी बनाते गए। आज भी जब उसके बारे में बात होती है, तो ज्यादातर बातें अनुमान और खुफिया रिपोर्ट्स पर आधारित होती हैं। कोई निश्चित जानकारी नहीं, कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, सिर्फ एक नाम जो हर बार एक नए सवाल के साथ सामने आता है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन जिनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों की सूची में वह नाम आज भी एक साए की तरह जिंदा है, जिसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो अब भी कहीं न कहीं किसी अंधेरे कमरे में बैठकर सब कुछ देख रहा है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के,
साल 2000। कराची के क्लिफ्टन इलाके की एक बंद और भारी सुरक्षा वाली इमारत। रात के लगभग 11:20। बाहर से यह जगह बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर हर दीवार, हर दरवाजा और हर कोना एक अदृश्य निगरानी में जकड़ा हुआ था। इसी इमारत के अंदर, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसकी हर सांस, हर गतिविधि और हर निर्णय अब एक रहस्य बन चुका था। दाऊद इब्राहिम अब किसी एक देश या शहर का नाम नहीं रहा था, बल्कि वह एक चलता फिरता नेटवर्क बन चुका था, जिसकी जड़ें कई देशों में फैली हुई थीं और जिसकी पहुंच उन जगहों तक थी जहां सामान्य कानून भी आसानी से नहीं पहुंच पाता। इस दौर तक आते आते उसका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां फैसले सीधे तौर पर दिए जाते थे, अब हर आदेश कई परतों के पीछे से गुजरता था। हर संदेश को इस तरह से छुपाया जाता था कि उसका असली स्रोत कभी सामने न आ सके। यही वजह थी कि कई बार उसके अपने लोग भी यह नहीं जानते थे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा जाल था जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ एक कड़ी था, लेकिन पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। भारत में इस बीच खुफिया एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। अजित डोवल जैसे अधिकारी इस बात को समझ चुके थे कि यह लड़ाई अब सिर्फ हथियारों या गिरफ्तारी की नहीं रही, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक युद्ध बन चुकी है। हर सूचना को जोड़ना, हर कड़ी को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना, यही इस मिशन का असली हिस्सा था। लेकिन समस्या यह थी कि हर बार जब एजेंसियां उसके करीब पहुंचतीं, वह एक कदम आगे निकल जाता। कराची के उसी सुरक्षित इलाके में, जहां हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी, उसकी मौजूदगी को छुपाने के लिए कई स्तरों की सुरक्षा बनाई गई थी। नकली पहचान, बदलते हुए ठिकाने और बेहद सीमित लोगों तक सीमित संपर्क, यह सब उसे एक ऐसे साए में बदल चुका था जिसे पकड़ना लगभग असंभव था। लेकिन इसके बावजूद उसके नेटवर्क के कुछ हिस्से धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ कड़ियां टूट गईं और कुछ राज धीरे धीरे बाहर आने लगे। यह वही समय था जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा था। कई देशों ने इस नेटवर्क को एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जाने लगी, संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित किया जाने लगा और धीरे धीरे उस जाल को काटने की कोशिश शुरू हुई जो सालों से बिना रुके फैलता जा रहा था। लेकिन फिर भी उस जाल का केंद्र अब भी सुरक्षित था और वही सबसे बड़ी चुनौती थी। समय के साथ उसकी रणनीति और भी शांत और गुप्त होती चली गई। अब कोई खुली गतिविधि नहीं, कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ दूर बैठकर पूरे खेल को नियंत्रित करना। यह एक ऐसा चरण था जहां वह सामने आकर कुछ नहीं करता था, लेकिन उसके फैसलों का असर हर जगह दिखाई देता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अदृश्य रहकर भी सब कुछ नियंत्रित करना। आज जब इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी लगती है जिसने अपने आप को समय के साथ ढाल लिया, बदला और भी खतरनाक बन गया। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सच और अफवाह के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है और जहां हर जानकारी के पीछे एक नया रहस्य छुपा होता है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी उसका नाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा होता गया, क्योंकि कुछ साए कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ और भी अंधेरे में चले जाते हैं, जहां से वे दुनिया को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं।